हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ये टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। ओके, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है। ओके, उसको एफ टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने लार्ज और स्मॉल सैंपल में टी डिस्ट्रीब्यूशन और जेड डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, मतलब टी टेस्ट और जेड टेस्ट किया था। सेम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में एफ टेस्ट है, मतलब एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ओके, और इसमें इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द टू वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। टॉपिक का नाम है हमारा टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द टू वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। ओके, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में टोटल 3 टॉपिक है, लेकिन जो रिमेनिंग 2 टॉपिक है उसके ऊपर अभी तक एग्जाम में कभी क्वेश्चन ही नहीं आया है। ओके, खाली ये टॉपिक पे ही फिक्स क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। ओके, और इसका मतलब एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आने वाला है और यही टॉपिक पे एग्जाम में पूछा है। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट टू वेरिएंस। अभी टू वेरिएंस है, मतलब सैंपल कितना रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर हो गया? इसमें 2 सैंपल कंपलसरी होना चाहिए और सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। अभी खाली सिग्मा रहेगा तो सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। सिग्मा का स्क्वायर किया तो वो क्या हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है। क्लियर हो गया? खाली सिग्मा रहेगा, सिग्मा को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं और सिग्मा का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो उसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। ओके, देन यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपको अप्लाई करने का है। 2 सैंपल एच डी एस वन एंड एस टू आर गिवन। हम लोगों ने लार्ज और स्मॉल में देखा था, सैंपल का एच डी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस वन और एस टू। अगर एस वन और एस टू दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एफ इक्वल टू एन वन एस वन स्क्वायर डिवाइड बाय एन वन माइनस वन, एन टू एस टू स्क्वायर डिवाइड बाय एन टू माइनस वन। एन वन एन टू मतलब फर्स्ट सैंपल का साइज, सेकंड सैंपल का साइज, और एस वन एस टू मतलब सैंपल का एस डी। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन। और एफ इक्वल टू, क्योंकि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब एफ टेस्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और सेकंड फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज गिवन। अगर ये दिया रहेगा या खाली डेटा दिया रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एफ इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन वन माइनस वन एंड समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन टू माइनस वन। क्लियर हो गया? ये 2 फॉर्मूला हम लोगों को ये टॉपिक में अप्लाई करने के हैं, लेकिन इसमें 3 कंडीशन है। ओके, इसमें 3 केसेस है। ओके, 3 केसेस क्या है वो हम लोग पहले देखेंगे। जैसे हम लोगों ने लार्ज और स्मॉल में देखा था, जब हम लोग हाइपोथेसिस सेट करते हैं ना वो पॉपुलेशन मीन से रिलेटेड करते थे, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन मीन ही नहीं है। यहाँ पे मीन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ओके, मतलब मीन यहाँ पे मीन का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे खाली हम लोग सिर्फ सैंपल एस डी और वेरिएंस को देखने वाले। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस क्या सेट करेंगे, एच जीरो मतलब नल हाइपोथेसिस सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। अगर दोनों का इक्वल रहेगा, दोनों का वेरिएंस इक्वल रहेगा तो इक्वल टू आएगा। अल्टरनेटिव मतलब नॉट इक्वल टू रहेगा। क्लियर हो गया? आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा इक्वल है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट सेकंड केस क्या है, अगर फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस लेस देन सेकंड सैंपल का वेरिएंस रहेगा तो सेकंड वाला कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है, फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस ग्रेटर देन सेकेंड सैंपल का वेरिएंस रहेगा तो थर्ड कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 ही कंडीशन के ऊपर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है। ओके, खाली आपको एग्जाम में कंडीशन कौन सा है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो फिर से, अगर दोनों सैंपल का वेरिएंस सेम रहेगा तो ये फर्स्ट कंडीशन। ओके, उसमें डिसीजन रूल क्या है, जैसे हम लोगों ने लार्ज और स्मॉल में देखा था, जो हम लोग लास्ट में डिसीजन लिखते थे, जब हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से कम रहता है तो हम लोगों का नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टेड करते हैं। ओके, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम रहेगा तो नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या करते थे, एक्सेप्टेड करते थे। लेकिन यहाँ पे डिसीजन रूल क्या है, फर्स्ट केस के लिए एफ मतलब हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया हुआ है वो वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ये दोनों टेबल वैल्यू के बीच में रहेगा। कैलकुलेटेड एफ वैल्यू ये दोनों टेबल वैल्यू के बीच में रहेगा तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेकंड केस क्या है, फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस लेस देन सेकंड सैंपल का वेरिएंस रहेगा तो उसमें आपको ये डिसीजन रूल है। मतलब क्या, ये जो LHS वाला टेबल वैल्यू ना वो कैंसिल हो जाएगा और एफ और ये आगे वाला टर्म यहाँ पे लिख देने का। यहाँ पे अल्फा बाई 2 था, यहाँ पे सिर्फ अल्फा लिखने का। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेबल वैल्यू है, यहाँ पे 2 टेबल वैल्यू रहेगा, इसलिए हम लोग जो अल्फा करेंगे ना उसको 2 टर्म में डिवाइड करेंगे, इसलिए अल्फा बाई 2 आया। लेकिन यहाँ पे टेबल वैल्यू एक ही रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे खाली अल्फा लिखा है हम लोगों ने। ओके, अगर थर्ड कंडीशन क्या है, फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस
ग्रेटर देन सेकेंड सैंपल का वेरिएंस रहेगा, तो उसमें फर्स्ट वाला पार्ट लिख देने का है आपको, मतलब फर्स्ट टेबल वैल्यू लेस देन एफ। ओके, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे अल्फा बाई 2, यहाँ पे खाली अल्फा लिख देने का है आपको। क्लियर हो गया? ओके, ये 3 कंडीशन के ऊपर अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। और यहाँ पे एक नोट करके लिखा है मैंने, सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर रहेगा। ओके, मतलब वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ सेकेंड सैंपल, एंड S1 स्क्वायर मतलब फर्स्ट सैंपल का SD का स्क्वायर ग्रेटर देन सेकेंड सैंपल का SD का स्क्वायर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा तो F का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे N2S2 स्क्वायर। जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था, यहाँ पे N1S1 स्क्वायर था और अपॉन N2S2 स्क्वायर था, लेकिन ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई रहेगा तो फॉर्मूला आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये आपको एक नोट याद रखो। क्लियर हो गया? अभी ये 3 कंडीशन के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, the SD calculated from 2 random sample of size 913 are 1.99 and 1.9. Can the sample be regarded as drawn from the normal population with same SD? अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे समझेगा कि ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में जो लास्ट वाला क्वेश्चंस रहता है उसमें अगर SD या वेरिएंस, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, या वेरिएंस, अगर ये दो वर्ड रहेगा तो ये कंफर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? जो लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चंस रहता है ना, कैन द सैंपल बी रिगार्डेड ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद सेम SD। ओके, SD या वेरिएंस अगर ये दो टर्म रहेगा, इसमें से एक भी टर्म रहेगा लास्ट वाले क्वेश्चंस में, ओके, तो ये हमारा 100% एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एग्जाम्पल है। या नहीं तो टेबल वैल्यू आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहता है डायरेक्टली। क्लियर हो गया? ये गिवन वैल्यू आपका टेबल का दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? टेबल दिया रहे, टेबल वैल्यू एफ डिस्ट्रीब्यूशन का दिया रहेगा। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे SD या वेरिएंस आपको समझ में आना चाहिए। SD या वेरिएंस रहेगा तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन है। ओके, तो पहले यहाँ पे रैंडम सैंपल ऑफ साइज 9 and 30 मतलब N1 इक्वल टू 9, N2 इक्वल टू 30। SD कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 रैंडम सैंपल, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन दो सैंपल का दिया है 1.99 एंड 1.9, मतलब S1 इक्वल टू 1.99, S2 इक्वल टू 1.9। क्लियर हो गया? दो सैंपल का SD मालूम है तो हम लोग यहाँ पे F का फर्स्ट वाला फॉर्मूला N1S1 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 माइनस 1, N2S2 स्क्वायर डिवाइड बाय N2 माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं? जब सैंपल का SD S1 एंड S2 गिवन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस H0 मतलब नल हाइपोथेसिस सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, अल्टरनेटिव मतलब इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू करो। यहाँ पे मुझे कैसे समझ में आ गया कि इक्वल टू का ही केस यहाँ पे अप्लाई करने का है, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन है, 3 केसेस है, तो मेरे को कैसे समझ में आ गया कि यहाँ पे फर्स्ट वाला केस ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो सेम SD लिखा है, सेम या इक्वल, सेम या इक्वल, अगर ये दोनों में से एक वर्ड रहेगा तो ये आपका टाइप मतलब सॉरी फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल रहेगा सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। क्लियर हो गया? सेम और इक्वल रहेगा तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग S1 S2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये सब वैल्यू मुझे यहाँ पे ऊपर मालूम है, मैंने वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। F का कैलकुलेटेड वैल्यू 1.139 मिला मुझे। ओके, थर्ड स्टेप क्या रहता है हमारा? LOS अल्फा इक्वल टू 5% 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे क्योंकि टेबल देखने का है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ता है। यहाँ पे सैंपल 1 मतलब न्यूमरेटर, सैंपल 2 मतलब डिनोमिनेटर। V1 इक्वल टू N1 माइनस 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। ओके, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर के लिए है। V2 इक्वल टू N2 माइनस 1, 13 माइनस 1 12, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका डिनोमिनेटर के लिए है, इसलिए मैंने लिखा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। V1 न्यूमरेटर के लिए रहता है, V2 डिनोमिनेटर के लिए रहता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या रहता है हमारा? क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपका टेबल से आता है। ओके, तो टेबल से क्या मिला मुझे? फर्स्ट है F 0.025। अभी यहाँ पे 0.025 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन में देखा था, वो 3 कंडीशन देखा ना हम लोगों ने, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये फर्स्ट वाला कंडीशन है, ये फर्स्ट वाला कंडीशन है तो हम लोग अल्फा बाई 2 करते हैं, मतलब अल्फा कितना है आपका 0.05, उसको डिवाइड बाई 2 करो तो 0.025 मिला आपको। ओके,
then f 0.025 equal to 3.51 with degree of freedom 8 and 12. 8 एंड 12 का वैल्यू क्या है 3.51, तो यहाँ पे मैंने f 8 12 0.025 इक्वल टू 3.51, f 0.025 इक्वल टू 4.20 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 एंड 8, 12 एंड 8, f 12 8 0.05 का वैल्यू क्या है 4.20। क्लियर हो गया। ये दो वैल्यू हम लोगों को फर्स्ट कंडीशन में आपको दो टेबल का दो वैल्यू मालूम होना चाहिए, उसमें एक 8 12 है और 12 8 है। ओके क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट 1/4.20, ये जो है ना 12 8 का टर्म 4.20, उसको मैंने 1/420 लिखा, उसका आंसर है 0.238। अभी ये क्यों किया वो आपको डिसीजन रूल में समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन है तो ये आपका डिसीजन रूल है, 1/f n2 - 1 n1 - 1 अल्फा बाई 2 लेस देन f n1 - 1 कॉमा n2 - 1 अल्फा बाई 2। अभी यहाँ पे n2 - 1 मतलब 12, तो यहाँ पे 12 आया। ओके n1 - 1 मतलब 8। ओके और अल्फा बाई 2 मतलब अल्फा अपना 0.05, उसको डिवाइड बाई 2 करो 0.025। क्लियर हो गया ये टर्म। लेस देन f n1 - 1 मतलब 8 और n2 - 1 मतलब 12, अल्फा बाई 2 0.025। ओके देखो अभी 1/1 सेम एज इट इज, और ये पूरे टर्म का वैल्यू हम लोगों को मालूम है 4.20 लेस देन f का कैलकुलेटेड वैल्यू, या f मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू 1.139, और ये टर्म का टेबल वैल्यू हम लोगों को मालूम है 3.51। अभी यहाँ पे 1.420 है, 1.420 है, तो यहाँ पे 0.238, इसका आप लोग नॉर्मली कैल्सी में कैलकुलेशन करोगे तो उसका आंसर मिलेगा 0.238। यहाँ पे किया तो भी चलेगा, नहीं तो यहाँ पे भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस देन 1.139 लेस देन 3.1। ओके अगर कैलकुलेटेड, ये हमारा f मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ये दोनों टेबल वैल्यू के बीच में रहेगा, कैलकुलेटेड वैल्यू ये दोनों टेबल वैल्यू के बीच में रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो therefore calculated value of f equal to 1.139 lies between 0.38 and 3.51। ये 1.139 ये दोनों टेबल के वैल्यू बीच में आता है, इसलिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जांपल। देन सेकंड एग्जांपल है, in a laboratory experiment, two sample give the following result. Test the equality of sample variances at 5% LOS, और ये आपको टेबल वैल्यू दिया है, और यहाँ पे सैंपल 1 2, सैंपल का साइज 10 13, सैंपल का मीन दिया हुआ है, और यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन दिया हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके तो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया, पहले ये एग्जांपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का है, ये कैसे समझ में आ गया हम लोगों को। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ सैंपल वेरिएंसेस, अगर क्वेश्चंस में सैंपल वेरिएंस या एसडी रहेगा, क्वेश्चन में सैंपल वेरिएंस और एसडी रहेगा, ये दोनों में से एक रहेगा, तो आपका ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एग्जांपल है। क्वेश्चन में वेरिएंस या एसडी दोनों में से एक टर्म रहेगा, तो ये आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एग्जांपल है, जो भी हमारा लास्ट वाला क्वेश्चंस में जो पार्ट रहता है ना उसमें चेक करने का। नहीं तो ये टेबल वैल्यू तो दिया रहता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे n1 मतलब 10 है, x1 बार मतलब 15 है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन हम लोग किससे डिनोट करते हैं, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, मतलब उसको हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन बोलते हैं, उसका वैल्यू है 90। नेक्स्ट n2 कितना है 13, x2 बार कितना है 14, और सेकेंड का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन कितना दिया है 108। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो इक्वालिटी ऑफ सैंपल वेरिएंस मतलब ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ओके जहाँ पे हम लोगों ने 3 कंडीशन देखा था ना, वो उसमें ये फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल है इक्वालिटी ऑफ सैंपल वेरिएंस। तो यहाँ पे मैंने σ1² इक्वल टू σ2², अल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू रहेगा। मुझे यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन दिया है, तो मैं सेकंड वाला एफ का फॉर्मूला यूज करूंगा जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइड बाय n1 माइनस 1 समेशन yi माइनस y बार स्क्वायर डिवाइड बाय n2 माइनस 1। ओके तो इसका वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, आपको कैलकुलेटेड f मिला 1.11, LOS मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% 0.05। ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम v1 इक्वल टू n1 माइनस 1 10 माइनस 1 9,
ओके। v1 आपका न्यूमरेटर के लिए, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है ना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला 9, v2 n2 माइनस 1 13 माइनस 1 इक्वल टू 12, ये आपका डिनोमिनेटर के लिए है। ओके, क्रिटिकल वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपका टेबल से आता है, जो हम लोगों को फर्स्ट टर्म दिया है 9 और 12, 9 और 12 का टेबल वैल्यू है 3.44 एंड 12 और 9 का टेबल वैल्यू है 3.87। ओके, ये वाला कैलकुलेशन आपने नीचे किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसीजन क्या होता है? ओके, अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल रहेगा तो ये आपका डिसीजन रूल है 1/f n2 माइनस 1 n1 माइनस 1 अल्फा बाई 2 लेस देन f n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 अल्फा बाई 2। यहाँ पे देखो ये बेस वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे n2 माइनस 1 उसके बाद n1 माइनस 1 है, और यहाँ पे पहले n1 माइनस 1 उसके बाद n2 माइनस 1 है। ओके, यहाँ पे बहुत जन मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे n2 माइनस 1 मतलब 12 और n1 माइनस 1 मतलब 9, मतलब 12 9 अल्फा बाई 2 मतलब 0.025। f वैल्यू सेम, n1 कितना है, n1 माइनस 1 का वैल्यू मिला है 9, n2 माइनस 1 है 12, अल्फा बाई 2 मतलब 0.025। ओके, 12 9 का टेबल वैल्यू है 3.87, तो मैंने यहाँ पे पुट किया। f मतलब कैलकुलेटेड f का वैल्यू है 1.11 और 9 12 का टेबल वैल्यू है 3.44, 1/3.87, इसका कैल्सी में कैलकुलेशन करो 0.258 लेस देन 1.11 लेस देन 3.44। ओके, ये कैलकुलेटेड f ये दोनों वैल्यू के बीच में है, इसलिए मेरा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, एक्सेप्टेड रहेगा। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू ये दो टेबल वैल्यू के बीच में नहीं रहेगा तो हम लोगों का नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, रिजेक्टेड रहेगा। क्लियर हो गया? देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f इक्वल टू 1.11 लाइज बिटवीन 0.258 एंड 3.44। ओके, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया एग्जांपल? नेक्स्ट है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। इन द टेस्ट आर गिवन 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट ड्रॉन फ्रॉम द 2 नॉर्मल पॉपुलेशन, मार्क्स ऑब्टेन वेयर एज फॉलो, एग्जाम द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। देखो इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस क्वेश्चंस में अगर वेरिएंस और एसडी दोनों में से एक टर्म रहेगा तो ये आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एग्जांपल है। इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस मतलब ये आपका फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल है, और नहीं तो टेबल वैल्यू एफ डिस्ट्रीब्यूशन का दिया है मतलब ये आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एग्जांपल है। ओके, तो इसमें हम लोग फर्स्ट इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस है, इसलिए सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अल्टरनेटिव मतलब नॉट इक्वल टू रहेगा, n1 9 है n2 7 है। खाली हम लोगों को यहाँ पे सैंपल का साइज मालूम नहीं है और डेटा दिया हुआ है। ओके, देन ओनली डेटा इज गिवन। सैंपल 1 का डेटा दिया है, सैंपल 2 का डेटा दिया है, मतलब हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो सेकंड वाला एफ का फॉर्मूला देखा था ना वो अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन दिया रहता है। ओके, तो ये जो फर्स्ट सैंपल का वैल्यू है उसको हम लोग x कंसिडर करेंगे, और ये जो सेकेंड सैंपल का वैल्यू है उसको हम लोग y कंसिडर करेंगे। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। उसके लिए आपको एक्स बार मालूम होना चाहिए, तो एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन एक्स अपॉन एन, ये पूरे एक्स को ऐड करो 333 अपॉन एन, तो इसका वैल्यू हम लोगों को मिला है, यहाँ पे कट हो गया, इसका वैल्यू है ओके, इसका वैल्यू हम लोगों को मिला है 37। नेक्स्ट y बार इक्वल टू समेशन y अपॉन एन, समेशन y मतलब ये पूरे y को ऐड करो 328 डिवाइड बाय n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है 7, तो 238 डिवाइड बाय 7, तो इसका वैल्यू मिला है हम लोगों को 34, मतलब ये आपका सेकेंड सैंपल का मीन है, ये आपका फर्स्ट सैंपल का मीन है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट एक्स आई माइनस एक्स बार, फर्स्ट एक्स आई कितना है आपका 18, ओके, 18 माइनस एक्स बार कितना है 37, देन 18 माइनस 37 उसका कैलकुलेशन करो और जो भी आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर, 361 आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट एक्स आई कितना है मेरा 20 माइनस एक्स बार कितना है 37, 20 माइनस 37 जो भी आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर करो 289 मिलेगा। नेक्स्ट है 36 माइनस एक्स बार कितना है 37 है, 36 माइनस 37 जो भी आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर करो, आंसर मिलेगा आपको 1। सेम एज इट इज रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करो और उसका समेशन है 1134। ओके, देन y के यहाँ पे देखेंगे वाई आई माइनस वाई बार, वाई आई कितना है फर्स्ट 29 माइनस वाई बार कितना है 34,
29 माइनस 34, जो भी आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर करो, आपको 25 मिलेगा। नेक्स्ट वाई आई का वैल्यू 28, 28 माइनस वाई बार कितना है 34, 28 माइनस 34, जो भी आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर करो, उसका आंसर है 36। सेम रिमेनिंग वैल्यू कैलकुलेट करो और ये पूरे वैल्यू को ऐड करके हम लोगों को समेशन मिलता है 386। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा एफ का फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन मिला तो ये हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका आंसर है 1134। ओके, एन वन कितना है 9, 9 माइनस 1 और समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर का आंसर है 386। n2 माइनस 1, n2 है हमारा 7, 7 माइनस 1। ओके, और ये पूरे टर्म को कैलकुलेट करो, आपका f का कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगा 2.20। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम v1 n1 माइनस 1 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 फॉर न्यूमरेटर के लिए, v2 इक्वल टू n2 माइनस 1 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 फॉर डिनोमिनेटर के लिए। ओके, अभी यहाँ पे f टेबल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू मतलब क्या होता है टेबल वैल्यू। ओके, तो 86 f86 का टेबल वैल्यू 5.60, 68 का टेबल वैल्यू 4.65। ओके, जैसे इक्वेलिटी ऑफ वेरिएंस है, मतलब जो अभी दो एग्जांपल में देखा था सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ओके, जो 68 मतलब जो आपका n2, ये जो सेकेंड वैल्यू रहता है ना, सेकेंड वैल्यू n2 माइनस 1 और n1 माइनस 1 का, उसका हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं 1/465 और उसका आंसर मुझे मिला 0.215। ओके, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू 0.215 और ये 5.60, 0.215 और 5.60 के बीच में आना चाहिए। तो 2.20, 0.215 और 5.60 के बीच में आता है, इसलिए मेरा डिसीजन रहेगा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f इक्वल टू 2.20 इज लाइज बिटवीन 0.215 एंड 5.60। यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, जो हम लोगों ने पहले दो एग्जांपल में डिसीजन रूल देखा था ना, वो आपको यहाँ पे लिख देने का है। ओके, देन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया। The following result were obtained from the two sample each drawn from the two different population A and B. Test the hypothesis that variance of A less than or equal to variance of B. क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट वेरिएंस, अगर क्वेश्चन में वेरिएंस या एसडी दोनों में से एक वर्ड रहता है, वो आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एग्जांपल रहेगा, नहीं तो टेबल का वैल्यू आपको दिया रहता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, समझ में आ गया। ये टॉपिक का एग्जांपल आपको एग्जाम में कैसे समझ में आना चाहिए। ओके, देन पॉपुलेशन ए भी दिया है, सैंपल साइज और सैंपल एसडी दिया हुआ है। n1 है आपका 25, s1 सैंपल का एसडी s1 4, यहाँ पे n2 है 17, s2 है 3। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बी। क्लियर हो गया, मतलब ये आपका सेकेंड वाला कंडीशन है। जैसे लास्ट 3 एग्जाम्पल में हम लोगों ने यहाँ पे इक्वालिटी या सेम वर्ड देखा था, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस या सेम एसडी देखा था। ओके, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, मतलब वेरिएंस ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बी। देखो क्वेश्चंस में जो दिया है वो यहाँ पे आना चाहिए। अगर फर्स्ट आपका नल हाइपोथेसिस लेस देन और इक्वल टू में है, तो अल्टरनेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन रहेगा। ओके, देन टेस्ट स्टैटिस्टिक, एफ का S1 S2 दिया है, मतलब एफ का फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट किया, उसका कैलकुलेटेड एफ मिला आपको 1.742, LOS अल्फा इक्वल टू 0.055%। ओके, अगर आपका लेस देन या ग्रेटर देन रहता है तो आपका टेबल का एक ही वैल्यू दिया रहता है, ये टेबल के वैल्यू में से भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो मुझे एफ टेबल का एक ही वैल्यू दिया है, मतलब ये लेस देन या ग्रेटर देन का एग्जाम्पल रहेगा, तो यहाँ पे लेस देन है तो ये लेस देन का एग्जाम्पल है। अगर दो वैल्यू दिया रहेगा टेबल का, जैसे लास्ट 3 एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था, तो एफ का आपको दो वैल्यू दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने v1 इक्वल टू n1 माइनस 1 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 तो न्यूमरेटर के लिए, और v2 इक्वल टू n2 माइनस 1 17 माइनस 1 इक्वल टू 16 फॉर डिनोमिनेटर के लिए। क्रिटिकल वैल्यू मतलब टेबल से आता है ये 24 और 16 का वैल्यू क्या है 2.24 है। डिसीजन रूल क्या है, एफ लेस देन, ये कंडीशन में, सेकेंड वाले कंडीशन में ये आपका डिसीजन रूल है जो हम लोगों ने पहले ही देखा था वीडियो के। अगर कैलकुलेटेड एफ लेस देन ये टेबल वैल्यू रहेगा तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो ये डिसीजन है यहाँ पे एफ n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, n1 कितना है हमारे पास
N1 माइनस वन कितना है 24 और N2 माइनस वन कितना है 16। तो पहले 24 आएगा फिर 16 आएगा, ये भी चेक करो, पहले 24 और 16। देखो यहाँ पे 24 और 16, 24 और 16। ओके तो 24 और 16 का टेबल वैल्यू ऑफ एफ क्या है 2.24 और ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू देखो 2.24 से कैलकुलेटेड वैल्यू लेस में। ओके द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1.742 is less than table value of f equal to 2.24, therefore null hypothesis accepted। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम रहता है तो null hypothesis accepted। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। Next, the following result were obtained from the two sample each drawn from the two different population A and B. Test the hypothesis that variance of A is greater than variance of B। और ये आपको एक टेबल का वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब ये आपका थर्ड वाला पार्ट है। पहले हम लोग N1 20 है, S1 60, N2 17, S2 50। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ बी दिया है, तो सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन रहेगा तो अल्टरनेटिव लेस देन इक्वल टू रहेगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक ओके, जो नोट में लिखा था ना वो पार्ट यहाँ पे अप्लाई होता है देखो। ओके अगर मेरा सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर रहेगा, नोट का पार्ट कभी अप्लाई करने का है आपको अगर आपका वेरिएंस ऑफ ए ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ बी रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, वेरिएंस ऑफ ए ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ बी रहेगा, तभी वो नोट वाला पार्ट चेक करने का है, बाकी कौन से भी एग्जांपल में चेक नहीं करने का है आपको। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है एंड S1 स्क्वायर ग्रेटर देन S2 स्क्वायर। S1 का है हमारा 60, 60 का स्क्वायर ओके 3600 ग्रेटर देन S2 कितना है 50, 50 का स्क्वायर 2500 मतलब ग्रेटर है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए मैं F का फॉर्मूला जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था उसको इंटरचेंज करूंगा, मतलब N2 S2 स्क्वायर डिवाइड बाय N2 माइनस वन, N1 S1 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 माइनस वन। ये फॉर्मूला बराबर से आपको समझ में आना चाहिए एग्जाम में। अगर वेरिएंस ऑफ ए ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ बी रहेगा तभी चेक करने का है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है। देन S1 स्क्वायर ग्रेटर देन S2 स्क्वायर, S1 कितना है 60, 60 का स्क्वायर ग्रेटर देन 25 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, तो ये भी ग्रेटर है, मतलब आपको पहले N2 S2 का टर्म लिखना पड़ेगा। तो ये पूरे टर्म का वैल्यू हम लोगों को ऊपर मालूम है, मैंने सब्सटीट्यूट किया F इक्वल टू 0.74, LOS 5%, V1 इक्वल टू N1 माइनस वन 20 माइनस वन इक्वल टू 19 फॉर न्यूमरेटर के लिए, V2 इक्वल टू N2 माइनस वन 17 माइनस वन इक्वल टू 16 फॉर डिनोमिनेटर के लिए। क्रिटिकल वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपका टेबल से आता है 16 और 19, 16 और 19 का टेबल वैल्यू है 2.21। ओके अगर आपका थर्ड कंडीशन का एग्जाम्पल रहेगा तो उसमें ये आपका डिसीजन रूल है। ओके वन सेम F N2 माइनस वन, N2 माइनस वन कितना है मेरा 16, तो पहले 16 आएगा, N1 माइनस वन कितना है 19। ओके अल्फा मतलब 0.05 लेस देन F मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमारा 0.74, 1 अपॉन ये पूरे टर्म का टेबल वैल्यू है हमारे पास 2.21, ये दोनों का कैलकुलेशन करो 0.45 ग्रेटर देन टेबल वैल्यू 0.74। अगर ये कंडीशन सेम रहेगा मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर चाहिए ये कंडीशन में हम लोगों को। ओके ये F मतलब हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो टेबल से ज़्यादा चाहिए। देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F इक्वल टू 0.74 इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू ऑफ F इक्वल टू 0.45, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर ये कंडीशन रहेगा तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे एक्सेप्टेड करेंगे। क्लियर हो गया। ओके ये 5 एग्जाम्पल को जो हम लोगों ने स्टडी किया है इसके ही ऊपर एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी आने वाला है। ओके अभी तक से जो इसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में टोटल 3 टॉपिक है, लेकिन जो रिमेनिंग 2 टॉपिक है उसके ऊपर अभी तक एग्जाम में एक ही टाइम भी क्वेश्चंस नहीं आए, खाली ये टाइप पे ही क्वेश्चंस आपको फिक्स आ चुका है। क्लियर हो गया। ओके इसमें हम लोगों ने 3 कंडीशंस देखा, पहले इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस देखा, सेकंड जो कंडीशन देखा उसमें हम लोगों ने वेरिएंस ऑफ ए लेस देन वेरिएंस ऑफ बी देखा, और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने वेरिएंस ऑफ ए ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ बी को देखा है। क्लियर हो गया। और अलग अलग 3 कंडीशन का डिसीजन रूल भी अलग अलग है। ओके अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक एंड कमेंट करो। ओके थैंक यू।